पहले बताओ, किसी को कुछ पूछना है या आगे बढ़े नेक्स्ट टॉपिक पे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोग कर चुके थे ना, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही पढ़ रहे थे? कौन सा? एप्लीकेशन पढ़ना था। हाँ, ये कौन कौन सा लेक्चर है? ये नंबर 7 है या 8 है? 7 है सर। याद है? 7। यस सर। चलो देख लेना। ठीक है, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एप्लीकेशंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एप्लीकेशंस के बारे में। कहाँ कहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अप्लाई होगा? दिख रहा है ना स्क्रीन सबको? नो सर। सर एक डाउट था सर, क्वेश्चन। रुको, इसको बता देते हैं फिर पूछ लेना। आधे घंटे में लगेगा, आधे घंटे डाउट पूछ लेना, ठीक है? अभी दिख रहा है स्क्रीन? यस सर। यस अब सर दिख एक सर, मिनट राइट में कुछ व्हाइट कलर का बना हुआ है। क्या बना हुआ है? कहाँ कुछ बना हुआ है? सर उस टाइम था। अभी ठीक है? चलो, तो एप्लीकेशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अभी ठीक है। एप्लीकेशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला अप्लाई किया जाता है मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर में। मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। तो इसमें क्या होता है, जनरली जो मेटालिक कैरेक्टर वाले होंगे उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, हाई या लो? सर। बताओ। मेटालिक का लो। हाँ, तो इसको हम लोग बोलते हैं जनरली मेटालिक कैरेक्टर वाले जो होंगे उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू लो होगा, और जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर होंगे उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू क्या होगा, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये जनरल है, जनरली हम लोग ऐसे बोलते हैं। तो अगर हम लोग पीरियड में देखो, लेफ्ट टू राइट मूव करोगे तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, है ना? और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बढ़ रहा है तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, बताओ? मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस या डिक्रीजेस? डिक्रीजेस, ठीक है? ये डाउनवर्ड एरो मतलब डिक्रीजेस। और नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, ठीक है? ये ध्यान रखना, क्योंकि जितना ज़्यादा नॉन मेटालिक कैरेक्टर आएगा उसका मतलब उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू उतना हाई है। तो पहला तो ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू हम लोग देख के जनरल आइडिया लगाते हैं कि वो मेटालिक है या नॉन मेटालिक है। तो जो हम लोग स्केल फॉलो करते हैं वो पॉलिंग स्केल है, पॉलिंग स्केल। तो इस स्केल के अकॉर्डिंग सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, फ्लोरीन। फ्लोरीन। उसका वैल्यू कितना लिया जाता है, 4.0, ठीक है? सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ठीक है? ये ध्यान रखना, ये याद हो जाएगा, 3.5 होता है। चलो, तो पहला तो ये एप्लीकेशन हो गया। सेकंड एप्लीकेशन हम लोग देख रहे हैं, ये है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ वाला अभी आगे पढ़ोगे। बॉन्ड लेंथ जो होता है ना, ये केमिकल बॉन्डिंग में भी आएगा। बॉन्ड लेंथ ये इनवर्सली, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ होता है, ठीक है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, क्योंकि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा बॉन्ड का लेंथ क्या होगा, उतना छोटा होगा, ठीक है? मतलब जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, बॉन्ड का स्ट्रेंथ उतना बढ़ेगा, और बॉन्ड का स्ट्रेंथ अगर बढ़ेगा तो बॉन्ड का लेंथ छोटा होता है। ये डिटेल में केमिकल बॉन्डिंग में ये सब देखोगे, ठीक है? तो बस अब इसको
ये इतना जानो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। इसका डिटेल एग्जांपल के साथ वो केमिकल बॉन्डिंग में बताया जाएगा। तो दूसरा तो हो गया बॉन्ड लेंथ। तीसरा होता है नेचर ऑफ बॉन्ड। ठीक है, नेचर ऑफ बॉन्ड पे कैसे डिपेंड करेगा, तो ये भी एक्चुअली में केमिकल बॉन्डिंग का ही पार्ट है, लेकिन बता देते हैं। तो एक्चुअली किसी भी कंपाउंड में परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर अगर तुमको निकालना है ना, आयनिक परसेंटेज, ठीक है, किसी भी कंपाउंड में कितना आयनिक परसेंटेज है, तो ये फॉर्मूला यूज किया जाता है एक। ये फॉर्मूला होता है 16 इंटू एक्स ए माइनस एक्स बी प्लस 3.5 इंटू एक्स ए माइनस एक्स बी का होल स्क्वायर। जैसे मान लो ए और बी के बीच में, ये ए और बी देखो दो एटम है जिसके बीच में बॉन्ड बना हुआ है, तो इसमें निकालना है कि इस बॉन्ड में कितना परसेंट आयनिक कैरेक्टर है। ठीक है, जैसे ये कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है ए और बी के बीच में, तो ये दोनों शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से बना हुआ है। तो ये केमिकल बॉन्डिंग में ये पढ़ोगे, कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो 100% कोवेलेंट नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ आयनिक कैरेक्टर होता है। तो इस बॉन्ड के अंदर कितना आयनिक कैरेक्टर है, परसेंटेज कितना है आयनिक कैरेक्टर का, तो वो हम लोग इस फॉर्मूले से निकालते हैं। यहाँ पे एक्स ए और एक्स बी क्या है, इन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एक्स ए हो गया काई, ये एक्चुअली होता है, ये एक्स नहीं है काई है, इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं हम लोग एक्स से। तो काई हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, और काई बी हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। तो ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग, ठीक है, काई मतलब क्या हुआ, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी हो गया। अब इस फॉर्मूले से तुम निकालोगे कितना परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर आया। ठीक है, तो एक्चुअली यहाँ पे एक जनरल आइडिया लगाते हैं हम लोग कि अगर इन दोनों का डिफरेंस ग्रेटर देन या इक्वल टू 2.1 हो गया, ठीक है, अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर 2.1 या 2.1 से ग्रेटर हो गया, तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर जो है ना, ये वैल्यू 50% से ज़्यादा हो जाएगा। और किसी भी मॉलिक्यूल में 50% से ज़्यादा अगर आयनिक कैरेक्टर हो गया, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, आयनिक बॉन्ड की तरह ट्रीट करेंगे, बिल्कुल प्रीडोमिनेंटली आयनिक उसको मान लेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर इन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ग्रेटर देन इक्वल टू 2.1, तो इसका मतलब उसमें आयनिक कैरेक्टर कितना हो गया, ग्रेटर देन 50% आ जाएगा। और 50% से ज़्यादा अगर आयनिक कैरेक्टर आ गया, मतलब वो क्या हो गया, आयनिक बॉन्ड। और अगर ये दूसरा कंडीशन क्या हो जाएगा इसका, अगर इन दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का वैल्यू लेस देन 2.1 हो गया, तो इसका मतलब आयनिक कैरेक्टर जो उस फॉर्मूले से आएगा ये लेस देन 50% आएगा। और आयनिक कैरेक्टर अगर लेस देन 50% आ गया, तो इस बॉन्ड को हम लोग बोल देंगे कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा डोमिनेटिंग होगा। ऐसा नहीं है कि इसमें आयनिक कैरेक्टर बिल्कुल है ही नहीं, बट आयनिक कैरेक्टर है लेकिन कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए 50% से ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर है, इसलिए उस बॉन्ड को हम लोग प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट बोल देंगे। समझ में आ रहा है ना? हेलो, यस सर। ठीक है, तो नेचर ऑफ बॉन्ड हम लोग ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं। एक्चुअली ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के थ्रू नेचर ऑफ बॉन्ड निकाला जाता है कि किसी भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल में कितना परसेंट आयनिक कैरेक्टर होगा। तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकाल लेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि कौन सा डोमिनेट कर रहा है। अगर 50% से ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर आ गया, इसका मतलब उसमें उस कंपाउंड को हम लोग आयनिक कंपाउंड की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया नेचर ऑफ बॉन्ड, तीसरा एप्लीकेशन हो गया। चलो नेक्स्ट हम लोग चौथे एप्लीकेशन पे मूव करते हैं। ये होता है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्राइड्स। ये सब एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड, ये सब जब हम लोग एस ब्लॉक पी ब्लॉक स्टार्ट करेंगे वहाँ भी डिटेल में पढ़ेंगे। ये सब अभी जस्ट जनरल ब्रीफ दे देते हैं, वहाँ पे भी एस ब्लॉक पी ब्लॉक जब स्टार्ट होगा तो वहाँ डिटेल में बताया जाएगा ये सब। तो देखो किसी पर्टिकुलर पीरियड में अगर हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ हाइड्राइड का मेजर करें, हाइड्राइड मतलब क्या हुआ, किसी भी
एलिमेंट का अगर हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड बना हुआ है तो उसको हाइड्राइड बोलते हैं। तो जैसे नाइट्रोजन वाला जो पीरियड है, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, तो इन सब का हाइड्राइड क्या कहलाएगा? नाइट्रोजन का हाइड्राइड क्या हो जाएगा? NH3। ऑक्सीजन का हाइड्राइड क्या हो गया? H2O। और फ्लोरीन का हाइड्राइड क्या हो गया? HF। तो ये सारे हाइड्रोजन के साथ ये कंपाउंड बना रहे हैं। तब इनमें अगर इनका एसिडिक स्ट्रेंथ हमको मेजर करना है तो कैसे करते हैं हम लोग? ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है इनके बीच में जो, जैसे मान लो कोई भी मेटल है, एलिमेंट है M, और ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना हुआ है, तो ये बॉन्ड जितना ज़्यादा पोलर होगा, ठीक है, ये बॉन्ड जितना ज़्यादा पोलर होगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज़्यादा होगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज़्यादा होगा, मतलब बॉन्ड का देखो पोलैरिटी जितना ज़्यादा होगा तो बॉन्ड का पोलैरिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा पोलर बॉन्ड होगा उतना ज़्यादा H+ आसानी से लूज हो सकता है, और H+ अगर लूज होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा होगा। तो देखो हम लोग कैसे बात करते हैं कि इन तीनों का अगर हमको कंपेयर करना है एसिडिक स्ट्रेंथ, तो जितना ज़्यादा पोलैरिटी इस बॉन्ड में आएगा, पोलैरिटी मतलब जितना ज़्यादा इस पे चार्ज डेवलप होगा, तो चार्ज ज़्यादा डेवलप कब होगा? जब M का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो? ज़्यादा हो, तभी तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा पुल करेगा। समझ में आ रहा है? हेलो। यस और सर। ये इलेक्ट्रॉन को अगर ज़्यादा अपनी तरफ पुल किया तो हाइड्रोजन पे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, और पॉजिटिव चार्ज जैसे डेवलप हो गया तो ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो सकता है, और आसानी से अगर ये बॉन्ड ब्रेक हो गया तो मतलब H+ आसानी से मिल गया, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ मेजर कर रहे हैं हम लोग। तो एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे मेजर होगा? जो जितनी आसानी से H+ देगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा। तो बताओ तो सबसे ज़्यादा पोलैरिटी किस मॉलिक्यूल में डेवलप होगा, HF, H2O या NH3? सर अच्छा। शायद। HF में, ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो सबसे ज़्यादा पोलैरिटी यहीं पर डेवलप होगा, और H+ यहाँ आसानी से लूज हो सकता है, उसके बाद H2O, उसके बाद NH3। तो यहाँ पे हम लोग कंपेयर करते हैं उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, मतलब ये M का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज़्यादा होगा उस हाइड्राइड का एसिडिक स्ट्रेंथ का वैल्यू उतना ज़्यादा होगा। तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ M जितना ज़्यादा होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्राइड ये क्या होगा, ज़्यादा या कम? ठीक है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ये उसका हाइड्राइड उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, ये सारा चीज़ रेस्पेक्टिव जब ग्रुप और पीरियड बताया जाएगा, S ब्लॉक P ब्लॉक जब पढ़ेंगे तो वहाँ भी ये सब आएगा डिटेल में। ठीक है, कोई डाउट यस यहाँ तक? बोलो। चलो, तो ये फोर्थ हो गया एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्राइड। फिफ्थ एप्लीकेशन होता है नेचर ऑफ ऑक्साइड। नेचर ऑफ ऑक्साइड, नेचर ऑफ ऑक्साइड पे कैसे होता है कि ऑक्साइड मतलब क्या है, कोई एलिमेंट ए होगा और इसका ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना होगा, इसी को तो बोलते हैं ना ऑक्साइड। कोई एलिमेंट अगर ऑक्सीजन के साथ यस सर। कंपाउंड बना रहा है तो वो ऑक्साइड कहलाएगा। तो यहाँ पे जस्ट एक जनरल आइडिया दिया गया है कि कैसे नेचर ऑफ ऑक्साइड को हम लोग डिटर्मिन। नेचर ऑफ ऑक्साइड मतलब क्या हुआ कि ऑक्साइड का नेचर 3 टाइप का हो सकता है। यहाँ पे मेनली हम लोग कंसर्न है एसिडिक, बेसिक और एम्फोटेरिक। ठीक है, एम्फोटेरिक मतलब दोनों का नेचर शो करेगा, एसिडिक एंड बेसिक बोथ। तो यहाँ पे जस्ट एक ब्रीफ आइडिया दिया गया कि XA माइनस XO मतलब ऑक्सीजन और उस एलिमेंट, जिस एलिमेंट का ऑक्साइड हम लोग बना रहे हैं, तो उन दोनों का अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर ये ग्रेटर देन 2.3 हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ग्रेटर देन 2.3 हो गया, ये मॉड ले रहे हैं हम लोग, पॉजिटिव वैल्यू से कंसर्न है,
ठीक है, डिफरेंस चाहिए हमको सर, मैग्नीट्यूड चाहिए, साइन से मतलब नहीं। तो इसका मतलब वो क्या होगा, जनरली इसको बोल देते हैं हम लोग बेसिक ऑक्साइड। ठीक है, क्योंकि देखो ऑक्सीजन सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो हम लोग जानते हैं पहले से भी कि मेटल का जो ऑक्साइड होता है तो बेसिक नेचर का होता है ना। तो ये ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना कम होगा तो हमको पता है कि मेटल ही होता है जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू क्या होता है, कम होता है। क्लियर है? यस सर। तो मेटल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा तो ऑब्वियसली मेटल में चांसेस क्या है कि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जब ऑक्सीजन से कंपेयर करोगे तो ये ग्रेटर देन 2.3 हो सके। तो अगर ये ग्रेटर देन 2.3 आ गया तो जनरली उसको बोल देते हैं हम लोग, क्या नेचर होगा उसके ऑक्साइड का, बेसिक नेचर। ठीक है, दूसरा हम लोग अगर एज्यूम करते हैं कि एक्स ए माइनस ये अगर इक्वल टू 2.3 हो गया, 2.3 के अगर बराबर हो गया तो इसको हम लोग बोल देते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जरूरी नहीं एग्जैक्टली 2.3 हो, मोर और लेस इसके आसपास आना चाहिए। ठीक है, एग्जैक्ट 2.3 नहीं होगा, मोर और लेस इसके नियर अबाउट होना चाहिए, तो इसको हम लोग बोल देंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और तीसरा है ये एक्स ए माइनस एक्सओ, मतलब इन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर लेस देन 2.3 हो गया तो इसका मतलब इनको हम लोग क्या बोल देंगे, नेचर क्या होगा इनके ऑक्साइड का, एसिडिक। क्योंकि डिफरेंस 2.3 से कम है, तो डिफरेंस 2.3 से कम है तो ऑब्वियसली ये एक्सए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा। ज़्यादा किस केस में होता है, नॉन मेटल के केस में। तो अगर नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या होता है, उसको नेचर हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर केस में नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक होता है, मेटल के भी ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं कुछ कुछ। नॉन मेटल का ऑक्साइड न्यूट्रल भी होता है, पढ़े हो ये सब एक्सेप्शन? This neutral oxide इसका बताओ तो, कोई एक ऐसा नॉन मेटल का ऑक्साइड बताओ जो न्यूट्रल है। सर H2O। H2 न्यूट्रल हो गया, और कुछ बता सकते हो? कार्बन HCO। मोनोक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड, ये भी तो कार्बन का ऑक्साइड है, नॉन मेटल का ऑक्साइड, ये न्यूट्रल होता है। NO नाइट्रिक ऑक्साइड सुने हो? यस। तो ये सारे किसके एग्जांपल हो गए, न्यूट्रल ऑक्साइड। सारे नॉन मेटल का ही ऑक्साइड है बट सारे न्यूट्रल है, एसिडिक नहीं है, तो न्यूट्रल ऑक्साइड हो गया। अब कुछ कुछ मेटल देखो, मेटल का जनरली हम लोग बोलते हैं वो बेसिक ऑक्साइड बनाता है, लेकिन कुछ कुछ मेटल जो है वो एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड के एग्जांपल बताओ तो। एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, जिंक जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड हो लीड गया, लेड ऑक्साइड ऑक्साइड, हो गया, PbO हो गया, लेड का एक और ऑक्साइड होता है PbO2 हो गया, टिन का ऑक्साइड हो गया SnO2। सर न्यूट्रल ऑक्साइड का कंडीशन क्या है? कंडीशन कुछ नहीं है, ये सारा तुमको याद रखना होगा। कंडीशन वैसा सच कुछ नहीं है, ये सारा भी कंडीशन तुमको हर एक केस में वैलिड नहीं होगा। ठीक है, अल्टीमेटली तुमको वो कुछ कुछ पेक्यूलर एग्जांपल्स ये याद ही रखना होगा। ठीक है, कंडीशंस वैसा कंडीशंस ये सब सेटिस्फाई थोड़ी ना करेगा हर केस में, ये जस्ट एक जनरल आइडिया दिया है कि इसके अराउंड होना चाहिए। ठीक है, एग्जैक्ट हर केस में तुम्हारा मैच नहीं करेगा, ये सब तो जनरल है। जैसे जनरल हम लोग ट्रेंड पढ़ते थे ना, उसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस देखे हम लोग, तो उसी तरह ये भी है, ये जनरल आइडिया दे रहा है, इसमें बहुत सारे तुमको हर केस में ये वैलिड नहीं होगा, बस एक जनरल आइडिया दे रहा है कि जनरल परसेप्शन बता रहा है कि ऐसा होना चाहिए। उसमें बहुत सारे तुमको एक्सेप्शंस मिलेंगे, तो कुछ कुछ टिपिकल एग्जांपल जैसे ये सब याद ही रखना होगा तुमको। ठीक है, जैसे कुछ कुछ मेटल के ऑक्साइड्स हैं, मेटालिक ऑक्साइड्स जो कि एसिडिक होते हैं, बताओ तो कौन कौन सा ऑक्साइड है?
बता सकते हो? मेटल के ऑक्साइड्स जो नॉन एसिडिक हैं, मेटल का मेटल के ऑक्साइड्स जो एसिडिक होते हैं, बताओ तो। बोलो। चलो यहाँ पे देखते हैं हम मुझे पता लोग। नहीं। जैसे मैंगनीज है, देखो तो मैंगनीज बहुत सारे ऑक्साइड्स बनाता है। एक MnO हो गया, ठीक है, Mn2O3 होता है, MnO4 होता है, ठीक है, Mn2O7 होता है, सॉरी ये MnO4, MnO2 है ये, Mn2O3, MnO2 हो गया, Mn2O7 हो गया, ठीक है। तो मैंगनीज देखो वेरिएबल वैलेंसी शो कर सकता है, डी ब्लॉक एलिमेंट है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट के पास टेंडेंसी होता है कि वो कैपेसिटी होता है कि वो वेरिएबल वैलेंसी शो कर सकते हैं। तो जैसे ये मैंगनीज है, बहुत सारा डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स ये शो कर सकता है। तो इसमें देखो यहाँ पे जो मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट है ये निकालने जानते होगे तुम लोग अभी। तो यहाँ पे 2 है। ये MnO में पहले बता रहे हैं, तो ऑक्सीजन का -2 होता है जनरली। तो अगर ये ओवरऑल 0 है तो Mn का क्या होगा, +2 होगा, है ना। ये सब सीखेंगे आगे, अभी जस्ट देख लो यहाँ पे। अब Mn2O3 है, तो यहाँ पे Mn का कितना होगा, +3 होगा। यस सर। MnO2 में Mn का कितना होगा ऑक्सीडेशन स्टेट, बताओ तो। 4 सर। +4 +4। और Mn2O7 में 7 +7। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर कोई भी एलिमेंट जो है मेटालिक एलिमेंट अगर वेरिएबल वैलेंसी शो करता है या वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो उसका जो होता है ना ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे जैसे बढ़ते जाएगा तो उसके अंदर एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा आते जाएगा, ठीक है। मतलब जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना कि ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ज़्यादा होगा उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा आएगा। और कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा आएगा मतलब वो किसकी तरह बिहेव करेगा, नॉन मेटालिक एलिमेंट, क्योंकि नॉन मेटल ही जनरली कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है ना, मेटल तो जनरली आयनिक बनाता है, यस ठीक है। तो अगर मेटालिक एलिमेंट में अगर कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा आ रहा है इसका मतलब उसके अंदर नॉन मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा आ रहा है। और नॉन मेटालिक कैरेक्टर अगर ज़्यादा आएगा तो उसका उसके अंदर कौन सा कैरेक्टर बढ़ेगा, उसके ऑक्साइड का नेचर क्या होगा, ज़्यादा किसकी तरह होते रहेगा वो, एसिडिक एसिड नेचर, ठीक है, एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, सही ऑक्सीडेशन ठीक है। स्टेट का सर मैग्नीट्यूड या फिर साइन क्या? क्या बोल रहे हो? सो ऑक्सीडेशन स्टेट के सर मैग्नीट्यूड से प्रोपोर्शनल है या फिर उसके हाँ वैल्यू वही, से सर? मैग्नीट्यूड मतलब यहाँ पे पॉजिटिव ही होगा ना, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली पॉजिटिव ही होता है, तो हम लोग मेटल के केस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल का जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर, मतलब जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा पॉजिटिव में जितना ज़्यादा बढ़ते जाएगा तो उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज़्यादा आ गया। कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा आने का मतलब वो नॉन मेटल की तरह ज़्यादा बिहेव करेगा। तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर अगर उसमें ज़्यादा आ रहा है, नॉन मेटल की तरह बिहेव करने का टेंडेंसी बढ़ रहा है, इसका मतलब उसके ऑक्साइड का नेचर क्या होते जाएगा, एसिडिक या बेसिक, बताओ तो। नॉन मेटालिक कैरेक्टर अगर डोमिनेट कर रहा है तो एसिडिक। नेचर ऑफ ऑक्साइड, हाँ तो एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स वो ज़्यादा आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट अगर मूव कर रहे हैं तो देख रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने से क्या होगा, उसका ऑक्साइड का एसिडिक नेचर वो डोमिनेट कर जाएगा। तो यहाँ पे तुमसे अगर ऑर्डर पूछा जाए, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर अगर पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसका हो जाएगा, बताओ तो। 4th।
Mn2O7 हाँ, और इसके बाद O7 MnO2, इसके बाद MnO2 Mn2O3, और सबसे लिस्ट एसिडिक कौन सा होगा? MnO। MnO और यहीं पे अगर बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछा जाए तो बताओ तो। सर MnO सर इसी को उल्टा कर देंगे। हाँ, इसी को उल्टा कर दो तो MnO सबसे ज़्यादा बेसिक, फिर Mn2O3, उसके बाद MnO2, और सबसे लीस्ट बेसिक जो हो जाएगा Mn2O7। तो Mn2O7 देखोगे तो ये बेसिक, इसके अंदर बहुत ही कम बेसिक कैरेक्टर होता है, ये प्रीडोमिनेंटली एसिडिक ही होता है। ठीक है, इसी तरह MnO2 भी जो होता है ये प्रीडोमिनेंटली एसिडिक ही बोल देते हैं हम लोग। तो जितना ज़्यादा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, जितना ज़्यादा हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, उसका नेचर जो होगा, उस मेटल का ऑक्साइड का नेचर उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो तो जरूरी नहीं है कि सर मेटल के ऑक्साइड्स इसमें हर से केस में बेस। बोलो। सो इसमें सिर्फ हम्म Mn2O7 सिर्फ एसिडिक है। मतलब कंपैरिजन कर रहे हैं ना हम लोग, प्रीडोमिनेंटली वो एसिडिक, मतलब यहाँ पे एसिडिक कैरेक्टर पूरा डोमिनेट कर गया है। ठीक है, बेसिक कैरेक्टर बहुत ही कम होगा इसके अंदर। ठीक है, तो हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं। दूसरे मेटल में भी कुछ दूसरे मेटल ऑक्सीडेशन में भी तक होता जाता है। है। हाँ, डी ब्लॉक में जनरली होता है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे इसमें मैंगनीज में आ रहा है, उसी तरह क्रोमियम में भी आता है। क्रोमियम के भी जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड है क्रोमियम का, उसमें भी वो हाईली एसिडिक होता है। ठीक है, CrO5 हो गया, या क्रोमियम का +6 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, तो वो सब पढ़ोगे आगे, वो सब आएगा कंपाउंड सब डिटेल में करेंगे हम लोग, इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स जब आएंगे वहां पे करेंगे। ठीक है, पूछना इसमें और कुछ यस किसी को कुछ? क्या बताओ? कुछ पूछना है किसी को? नो सर। अब जो क्वेश्चन बनाए हो वो पूछो। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला भी कॉन्सेप्ट हो ही गया। अब एक दो टॉपिक, छोटा छोटा टॉपिक बचा हुआ है, वो पहले क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद वो नेक्स्ट क्लास तो में वो भी करेंगे क्लियर हम कर लोग। दीजिए ना क्या? नहीं, वो सर, वो जो पहले टॉपिक इससे टाइम है सर। टॉपिक, टाइम अभी डाउट पूछ लो तुम लोग। ठीक है, उसमें बस वो 1-2 मिनट का टॉपिक है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, पहले डाउट जो बनाए हो क्वेश्चन वो क्लियर कर लो तुम लोग, क्योंकि इस चैप्टर में मेनली तुमको क्वेश्चन जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उससे ज़्यादा क्लियर होते जाएगा। ठीक है, एक्सेप्शंस वो सब याद ही रखना है मोस्टली, तो क्वेश्चंस ज़्यादा बनाओगे तो अपने आप वो याद हो जाएगा। बताओ किसी को कुछ डाउट सर यहाँ वाउट पे है एक तो। क्वेश्चन था। हाँ बोल। सर एक क्वेश्चन है बुकलेट का। सो लिखा हुआ सर, हम्म एटॉमिक रेडियस ऑफ अल्कली मेटल फॉलो द रेडियस। उसका जो रेडियस है सर नीचे से घटते जाता है, लेकिन सर उसका एक्व सॉल्यूशन में सर जो आयन हो जाता है सर अल्कली मेटल का, सर उसका रिवर्स हो जाता है रेडियस साइज। ऐसा क्यों? चलो उसको हम लोग देख लेते हैं। एक होता है, जैसे मान लो हम लोग यही वाला चीज देख लेते हैं। एक होता है आयोनिक रेडियस, और दूसरा होता है उसका एक्वस रेडियस। एक्वस रेडियस या फिर उसको हाइड्रेटेड रेडियस हम लोग बोलते हैं। ठीक है, रेडियस इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन मतलब समझते हो ना? यस सर। रेडियस इन एक्वस सॉल्यूशन एक्चुअली होता है क्या, जैसे मान लो फर्स्ट ग्रुप वाले एलिमेंट्स, अल्कली मेटल वाले, कौन कौन से एलिमेंट आएंगे अल्कली मेटल में? हाइड्रोजन को छोड़ देते हैं हम लोग, सिर्फ मेटल की बात कर रहे हैं। तो Li+ हो गया, दूसरा Na+ होगा, K+ होगा, Rb+ होगा, और
CS+ होगा। ठीक है, इसमें मेनली फ्रांसियम नीचे सबसे लास्ट में आता है। फ्रांसियम के बारे में नहीं पढ़ते हम लोग, वो रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है, तो उसके कंपाउंड बहुत ही कम पाए जाते हैं नेचर में। तो मेनली ये पांचों के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसमें अगर आयनिक रेडियस तुमको कंपेयर करना है तो आयनिक रेडियस का ऑर्डर क्या होगा, बता दो। सर नीचे डाउनवर्ड इंक्रीज करेगा। तो आयनिक रेडियस का अगर हम लोग लिखें तो क्या हो जाएगा ऑर्डर, सबसे बड़ा Li+, उसके बाद Na+, उसके बाद K+, सॉरी उल्टा डायरेक्शन लिख दिए, है ना। Li+ तो सबसे छोटा होगा यस ना, फिर Na+, K+, यस Rb+ और CS+। अब एक्चुअली जब हम लोग एक्वा सॉल्यूशन की बात करते हैं तो एक्वा सॉल्यूशन में हम लोग देखो यहाँ पे दो चीज मेजर करते हैं हम लोग। जो है एक्वा सॉल्यूशन में मतलब इसको जब पानी में डालोगे, इन सभी आयन को किस में डालोगे, एक्वस मतलब क्या, वाटर में डालते हैं। तो वाटर में डालोगे तभी ये एक्वस सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन। तो एक्चुअली क्या होता है कि जैसे ही इन सभी आयंस को पानी में डालोगे तो वाटर क्या करेगा, इन सभी आयंस को चारों बगल से सराउंड करेगा। ठीक है, अब सराउंड करेगा तो कौन से आयन को वो सबसे ज्यादा सराउंड करेगा, बताओ वो कैसे डिसाइड होगा। तो जिस आयन का चार्ज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब जिस आयन का चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा होगा, मतलब यहाँ पे एक्चुअली हम लोग चार्ज डेंसिटी फाइंड आउट करते हैं, चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज डेंसिटी एक्चुअली होता है चार्ज अपॉन साइज। ठीक है, चार्ज अपॉन साइज के रेशियो को हम लोग बोलते हैं चार्ज डेंसिटी। क्लियर है। तब जिस आयन के लिए चार्ज डेंसिटी यस सर जितना ज्यादा होगा उसको वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा, ज्यादा सराउंड करेगा। ठीक है, वो चारों बगल से वाटर मॉलिक्यूल से ज्यादा सराउंडेड होगा। तो देखो यहाँ पे अगर हम लोग कंपेयर करें तो चार्ज तो सारे आयन पे बराबर है, +1 का ही चार्ज है। चार्ज क्या है सारे आयन पे, +1 का है। हम्म, बोलो। यस सर तो चार्ज अगर सेम है सर सबका इक्वल तो है। हाँ, तो चार्ज सबका +1 है, लेकिन साइज सबका सेम है क्या। नहीं सर। तो साइज अगर सेम नहीं है तो साइज देखो, हम लोग जैसे नीचे की तरफ जा रहे हैं तो साइज बढ़ रहा है। तो साइज अगर बढ़ रहा है, चार्ज बराबर है, साइज अगर बढ़ेगा तो ओवरऑल चार्ज डेंसिटी क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा। सर घटेगा। घटेगा। तो यहाँ पे अगर हम तुमसे पूछें चार्ज डेंसिटी का ऑर्डर क्या होगा इन सभी आयंस के लिए, सबसे ज्यादा चार्ज डेंसिटी कौन से आयन के पास होगा बताओ। Li लिथियम Li हो गया, आयन इसके बाद Na+, K+, Rb+ और CS+। तो चार्ज डेंसिटी अगर सबसे ज्यादा Li+ के पास है तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल किसको सराउंड करेगा, Li+ को या CS+ को। Li+ को। Li+ को। तो जब हम लोग एक्वस सॉल्यूशन में मेजर करेंगे तो एक्वस सॉल्यूशन में Li+ को ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर रहा है। तो उस केस में एक्वस रेडियाई जब हम लोग बात करेंगे, या रेडियस इन एक्वस सॉल्यूशन, रेडियस इन एक्वस सॉल्यूशन, तो कौन सा आयन का एक्वस सॉल्यूशन में रेडियस ज्यादा हो जाएगा बताओ। जिसको ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर रहा है, तो ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल किसको सराउंड कर रहा है, Li Li+ को। तो एक्वस सॉल्यूशन में सबसे ज्यादा रेडियस किसका हो जाएगा, Li+ का। ये एक्वस लिख रहे हैं। ठीक है, मतलब एक्वस सॉल्यूशन। इसके बाद क्या होगा, Na+ Na+, इसके बाद K+, K+, इसके बाद Rb+, Rb+, और सबसे छोटा रुबीडियम प्लस रेडियस किसका हो जाएगा एक्वस सॉल्यूशन में, सबसे छोटा रेडियस किसका हो सीजियम जाएगा, आयन CS+। ठीक है, तो ये ध्यान रखना।
तो एक्वा सॉल्यूशन में हम लोग मेजर करते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में बात करते हैं। जितना छोटा आयन होगा, मतलब उसका चार्ज डेंसिटी उतना ज़्यादा होगा, तो उसको ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करेगा, और जितना ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करेगा उसका साइज जो होगा उतना ज़्यादा होगा एक्वा सॉल्यूशन में। ठीक है, तो ये है चीज़। क्लियर है? यस। चलो, और कुछ है? और पूछो, जो बनाए होगे क्वेश्चन तो पूछो। सर सेक्शन ए का Yes. क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन बताओ, है नहीं बुकलेट मेरे पास, बताओ। अच्छा रुकिए बता रहा हूँ। हम्म, So सर क्वेश्चन IUPAC नेम stability ऑफ of द एलिमेंट प्लेस जस्ट आफ्टर एक्टिनाइट सीरीज। क्या बोल रहे हो? IUPAC name of the element placed just after actinide series। हम्म, तो एलिमेंट एक्टिनाइट सीरीज में कहाँ से कहाँ तक होता है, बताओ। लेंथेनाइट सीरीज में एटॉमिक नंबर ये देखे sir हो? last is covered. आवाज आ रहा है? यस सर आ रहा है, एक मिनट सर फिर से रिपीट कीजिए ना, क्वेश्चन बीच में आना बंद हो गया था। हम बोल रहे हैं कि एक्टिनाइट सीरीज में एलिमेंट्स कौन कौन से आते हैं, बताओ तो, कहाँ से कहाँ तक? सर याद नहीं है वैसे। याद सर पर नहीं है मतलब? 7 तक शायद। हम्म, सर पीरियोडिक टेबल में वैसे याद नहीं है। मतलब ऐसे याद नहीं रखना है, मतलब जनरल आइडिया रखना है तुम लोगों को। एक्टिनाइट सीरीज स्टार्ट कहाँ से होता है, बताओ तो, कौन से एटॉमिक नंबर से? एक्टिनियम से स्टार्ट होता है। हाँ, एक्टिनियम है एलिमेंट। हाँ, एक्टिनियम से स्टार्ट होता है। तो एक्टिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 89 होता है ना? और 89 से ये कितने एलिमेंट एक्टिनाइट सीरीज में कंटेन करता है? ये 14 एलिमेंट कंटेन करता है। तो बताओ तो, इसके बाद So 103 last. हाँ, तो ये 14 एलिमेंट कंसिडर करेगा। तो एक्टिनाइट सीरीज का लास्ट एलिमेंट कौन सा हो गया? 89 से स्टार्ट होता है और ये 103 तक जाता है। तो 103 तक ये एक्टिनाइट सीरीज के एलिमेंट्स हैं। 89 से स्टार्ट होगा और 103 तक जाता है। तो इसके बाद वाले का पूछा गया है, तो बाद वाला कौन सा हो जाएगा तुम्हारा? 104 हो जाएगा। तो 104 का IUPAC नेम नहीं बता पाओगे? क्या हो जाएगा बताओ? अन नील सर UNQ। क्या बोल रहे हो? अनिल को कॉर्डियम होगा ना? हाँ सर, तो इसको UNQ ही ना लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। वो सिंबल हो गया ना, ये IUPAC पूरा नेम हो गया, सिंबल हो गया UNQ। पूछा क्या गया, सिंबल या IUPAC नेम? IUPAC नेम था। तो IUPAC नेम अनिल कॉर्डियम, ये पूरा हो गया ना। और इसी हाँ। एलिमेंट को बोला जाता है, इसी का कॉमन नेम है रदरफोर्डियम। रदरफोर्ड के नेम के बाद, नेम के ऊपर रखा गया इसको, रदरफोर्डियम। ठीक है, और बताओ। अब डाउट नहीं है सर मेरा।
सर एक दूसरे का। सेकंड हाँ बोल। सर, स्टेबल ऑक्साइड्स क्या होता है? ठीक है रखते हैं। स्टेबल ऑक्साइड्स सर वो वहाँ पे मेंशन किया हुआ है ऑप्शन में। किसमें? सर क्वेश्चन है सर, one element has atomic weight 39, its electron configuration दिया हुआ the true statement about the element is, क्वेश्चन सर ऑप्शन में दिया हुआ स्टेबल ऑक्साइड है कि नहीं? स्टेबल ऑक्साइड मतलब क्या दिया हुआ है? एटॉमिक नंबर 39 है। एटॉमिक नंबर 39 ही है ना? सर वेट, एटॉमिक वेट 39 एंड configuration सर गिवन है और फोर ऑप्शन दिया हुआ है सर जिसमें। अच्छा, एटॉमिक वेट है 39। यस, और M2O स्टेबल ऑक्साइड्स है या नहीं? ठीक है वो सब। एटॉमिक वेट 39 है मतलब ये क्या बनेगा तुम्हारा? पोटाशियम ही होगा ना 39। यस सर। 1939 होता है इसका। ठीक है, अब यस ये सर। पोटाशियम का जो ऑक्साइड बनेगा ये K2O ही बनेगा। ठीक है, तो ये एस ब्लॉक में डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग ऑक्साइड्स, मतलब अल्कली मेटल के कौन कौन से ऑक्साइड ज़्यादा स्टेबल होते हैं, क्योंकि बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑक्साइड बनाता है। एक का जैसे नॉर्म स्टेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं सर? स्टेबिलिटी वो साइज पे डिपेंड करता है, वो देखेंगे हम लोग एस ब्लॉक में, ये सब डिटेल में पढ़ेंगे एस ब्लॉक जब बताया जाएगा। ठीक है, स्टेबल ऑक्साइड है या नहीं वो साइज के ऊपर डिपेंड करता है। सर एक और था सर, हम्म सर डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है एलिमेंट में? डायगोनल रिलेशनशिप ये इम्पोर्टेंट है। मतलब कुछ कुछ एलिमेंट जो है सेकेंड पीरियड के, वो थर्ड पीरियड के एलिमेंट के साथ क्या होते हैं? डायगनली रिलेटेड होते हैं। डायगनली रिलेटेड होने का मतलब क्या हुआ कि उनके प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। मतलब पीरियड, हाँ पीरियड 2 के कुछ एलिमेंट्स वो पीरियड 3 के कुछ एलिमेंट्स के साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं, मतलब उनके बोलिए। प्रॉपर्टीज बिल्कुल मैच मैच करते हैं। जैसे पीरियड 2 एक लिथियम है, तो लिथियम डायगोनली रिलेटेड है किसके साथ? मैग्नीशियम के साथ। तो लिथियम पीरियड 2 हो गया और मैग्नीशियम पीरियड 3 हो गया। इसी तरह देखोगे बेरिलियम, बेरिलियम का डायगोनल रिलेशनशिप है किसके साथ? एल्यूमिनियम के साथ। इसी तरह बोरोन होता है, बोरोन का डायगोनल रिलेशनशिप किसके साथ होता है? सिलिकॉन। सिलिकॉन के साथ। ठीक है, तो ये कुछ कुछ एग्जांपल है। जैसे नाइट्रोजन है, ये सॉरी नाइट्रोजन नहीं, कार्बन, कार्बन का डायगोनल रिलेशनशिप देखोगे किसके साथ आएगा? फास्फोरस। फास्फोरस के साथ। ठीक है, तो ये सारे कुछ कुछ एलिमेंट हैं सेकंड पीरियड के, थर्ड पीरियड के कुछ एलिमेंट के साथ ये डायगनली रिलेटेड। इन्हीं प्रॉपर्टी को, या जो प्रॉपर्टी सिमिलर हो रहा है ना डायगनली, ठीक है, डायगनल एलिमेंट्स के साथ जो सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करता है, इसी को हम लोग डायगनल रिलेशनशिप बोलते हैं। अब डायगनल रिलेशनशिप का एक्चुअल जो रीजन होता है वो हम्म, रीजन क्या? हाँ, तो डायगनल रिलेशनशिप का रीजन जो होता है ना, इन सभी आयंस का चार्ज बाय साइज रेशियो जो होता है ना, ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है। क्योंकि इनके जो एक्चुअली जो प्रॉपर्टीज सिमिलर हो रहा है, मतलब कंपाउंड्स इसके सिमिलर बन रहे हैं, कंपाउंड्स जो बनाएगा ये उनके प्रॉपर्टीज सिमिलर हो रहे हैं। तो कंपाउंड के प्रॉपर्टीज अगर सिमिलर हो रहे हैं तो कंपाउंड बनाने का टेंडेंसी वो किस पे डिपेंड करता है? उसके चार्ज बाय साइज रेशियो पे। तो इन सभी आयंस का चार्ज बाय साइज रेशियो क्या होता है? इज ऑलमोस्ट इक्वल। ठीक है, इन सभी आयंस का जो भी डायगोनली रिलेटेड होते हैं, ये सारे आयंस का चार्ज बाय साइज रेशियो अगर देखोगे तो ये ऑलमोस्ट एक दूसरे के इक्वल होता है। जैसे लिथियम का चार्ज बाय साइज रेशियो वो मैग्नीशियम के चार्ज बाय साइज रेशियो के ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है। इसलिए ये दोनों, इन दोनों के जो भी कंपाउंड्स बनेंगे वो आपस में कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज शेयर करते हैं। ठीक है, इसी वजह से वो डायगोनल रिलेशनशिप आता है। रीजन यही है, चार्ज बाय साइज रेशियो जो होता है ये उन दोनों एलिमेंट का ऑलमोस्ट सेम होता है। ठीक है,
सर इसको डिमेरिट बोल सकते हैं लॉन्ग पीरियोडिक टेबल का? नहीं, डीमेरिट नहीं है ये। सर अलग अलग पीरियड पे हैं फिर भी सेम प्रॉपर्टी शो कर रहा है। एग्जैक्टली सेम प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब कुछ कुछ कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज सिमिलर होते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट ये सिर्फ 4 होते हैं क्या? नहीं, और भी होता है, जैसे सेकंड और थर्ड पीरियड में ही मोस्टली होता है, जो डायगनली जो एलिमेंट्स आएंगे। इसके बाद नाइट्रोजन होगा, तो नाइट्रोजन सल्फर के साथ होता है। मतलब जैसे हम लोग लेफ्ट साइड मूव करोगे तो सॉरी राइट साइड मूव करोगे तो थोड़ा कम होता है, लेकिन इन सब में ज़्यादा है, ठीक है। सबसे ज़्यादा लिथियम मैग्नीशियम में, फिर बेरिलियम एल्यूमिनियम और बोरॉन सिलिकॉन, ये सब में ज़्यादा है टेट। इन सब के प्रॉपर्टीज ज़्यादा मैच कर रहे हैं। जैसे ही राइट साइड मूव करोगे तो वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो मोस्टली ये पीरियड 2 और पीरियड 3 में ही मेजर देखा जाता है, क्योंकि इनका चार्ज बाय साइज रेशियो जो है ऑलमोस्ट बराबर होता है, ठीक है। इसी फिनोमिनन को हम लोग बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। यहाँ पे लिख दे रहे हैं डायगोनल रिलेशनशिप। और है कुछ? यस यस यस। बोलो। सो हेलो। हम्म हाँ हाँ, बोलो। सही क्वेश्चन था। सो हम्म which of the following, हाँ सर, in which case the maximum energy is needed in the formation of the monopositive gaseous ion? So ऑप्शन है क्या क्या ऑप्शन है? सर लिथियम, सीजियम, सोडियम, बेरिलियम। आयंस है। तो सर वो एटम है, तो उसमें लिथियम, मोनोपॉजिटिव गैसेस आयन बनाना है, सर किसमें? लिथियम, सीजियम, तो लिथियम, सीजियम सोडियम और और बेरिलियम। बेरिलियम। लिथियम, सोडियम, सीजियम और बेरिलियम। मतलब मोनो पॉजिटिव आयन, मतलब किससे एक इलेक्ट्रॉन निकालना यस सर। आसान होगा, यही है ना। यस। तो बेरिलियम तो ऐसे ही आउट हो गया, क्योंकि बेरिलियम का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है ना। यस सर। तो बाकी बच गया ये तीनों। अब इन तीनों में बताओ तो, साइज के बेसिस पे नहीं बता सकते हो किससे एक इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, क्योंकि सर इन मैक्सिमम सभी। एनर्जी इज नीडेड। अच्छा, मैक्सिमम एनर्जी पूछा गया, तो मैक्सिमम एनर्जी तो सबसे ज़्यादा तो बेरिलियम में ही हो जाएगा ना। मैक्सिमम एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन निकालने का ना, मोनो यस पॉजिटिव सर। बोला गया है, तो एक एनर्जी निकालने का तो बेरिलियम सबसे गैसेस ज़्यादा आयन। हो जाएगा। 1s2 2s2, तो देख रहे हो, उससे एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, वो 2s2 कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही हाईली स्टेबल है, ठीक है। यस। यस सर। और सही सर। अब बाकी तुम लोग नहीं बना रहे हो जी क्वेश्चन, कोई पूछता नहीं है और? सर अब ये चैप्टर खत्म हो गया ना? नहीं, एक और क्लास और देखो, ये चैप्टर एक्चुअली में चैप्टर का एक्सटेंडेड पार्ट हम लोग वो सब जब एस ब्लॉक होगा या केमिकल बॉन्डिंग में भी बहुत सारा पोर्शन कवर हो जाता है इस चैप्टर का। इस चैप्टर में मतलब मेन जो टॉपिक्स था वो सब कवर कर चुके हैं। सो छोटा छोटा टॉपिक्स जो बचता है वो सब हम लोग एस ब्लॉक में
वहाँ कवर कर लेते हैं, पी ब्लॉक जब होगा वहाँ हो जाता है, ठीक सर है, क्या या फिर क्या केमिकल बॉन्डिंग में हो जाता है। तो बोलो। सर यहाँ पे से 3-4 एलिमेंट का से कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है और उसमें से पूछ रहा है इसमें आयनिक कलर्ड आयनिक कंपाउंड्स कौन बनाता है? कलर्ड कंपाउंड्स एक्चुअली देखो, कलर का फिनोमेनन होने के लिए उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो जिस आयन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है वो कलर्ड होंगे मोस्टली, ठीक है। तो सब जो आयन्स दिए गए हैं उन सब में चेक करो किसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो जिसके पास यस सर। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसके पास मिलेगा वो कलर के फिनोमेनन को शो कर सकता है, ठीक है। कल और अंदर वाला ही काहे कलर कलर शो करेगा फिनोमिना? क्योंकि कलर फिनोमेनन में क्या होता है, कलर शो करने के लिए एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन होना चाहिए इलेक्ट्रॉन का, तभी तो वो कलर शो करेगा ना। इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके वो हायर शेल में जाएगा और फिर हायर से जब वो वापस आता है लोअर में, तभी तो वो एनर्जी एमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। और जो वो एनर्जी एमिट करेगा ना, तो वो रेडिएशन जो निकलेगा वो जिस कलर से मैच करेगा, जिस कलर के फ्रीक्वेंसी से मैच करेगा वो, या जिस कलर के वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी से मैच करेगा वैसा कलर विजिबल होता है। अब जो ऑलरेडी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो थोड़ी ना जंप करेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही जंप करता है ना, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का ही एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन पॉसिबल होता है। यस एक और था हम्म सर, एक क्वेश्चन सर, ये fill in the blanks is sir. So compounds बोलो। that formally contain Pb4 plus ion are easily reduced to Pb2 plus ion. The stability of the lower oxidation state is due to वो इनर्ट पेयर इफेक्ट का रीजन है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको कवर करेंगे, इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। वो इनर्ट पेयर इफेक्ट के बेसिस पे एक्सप्लेन होगा, वो नेक्स्ट क्लास में करते हैं उसको, ठीक है। तब तक तुम लोग एक्सरसाइज पूरा बना लो, ठीक है। जो भी डाउट होगा वो नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग क्लियर कर लेंगे, और एक दो वही इनर्ट पेयर इफेक्ट और कुछ कुछ बचा हुआ है तो वो नेक्स्ट क्लास में करते हैं। एक्सरसाइज तुम लोग अब पूरा बना सकते हो आसानी से, बुकलेट का जितना भी एक्सरसाइज है ये कंप्लीट करके रखो, नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। हेलो, यस यस सर। चलो फिर एंड yes कर sir. रहे हैं। सर इसके बाद कौन नेक्स्ट, सा चैप्टर स्टार्ट कीजिएगा? इसके बाद तुम लोग का केमिकल बॉन्डिंग तो चल ही रहा है, गैसियस स्टेट स्टार्ट होगा। सर एक और था सर, एक माइनर टेस्ट का एक नोटिफिकेशन है सर, वो कौन क्या चीज़ है? माइनर टेस्ट वही कंबाइंड होगा तुम लोगों का, क्यूमुलेटिव टाइप का होता है ना, जो जितने भी चैप्टर्स हो चुके हैं अभी तक, अभी तो चैप्टर उसमें वाइज दिया चल हुआ रहा सर था ना। आगे का सर, जो आगे जो का नहीं क्या? पढ़े सर वो भी दे दिया उसने। नहीं नहीं, तुम लोग सो का वो नहीं होगा फिर वो, कौन सा बैच के लिए आया है, बैच देख लेना, सर नई कंफर्म बैच का कर, नाम नहीं दिया। ठीक है, कंफर्म कर लेंगे एक बार, यस सर। ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। चलो इसमें बनाओ तुम लोग, जो भी क्वेश्चन, हाँ, ये जो भी डाउट होगा वो नेक्स्ट क्लास में करते हैं और उसको कंप्लीट कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलो एंड कर रहे हैं फिर।